भारत की ताकतवर मिसाइल की चर्चा विदेशों में भी है, लेकिन इसकी वजह से किन्हीं दो देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दोस्ती ग्रीस और भारत की, लेकिन बेचैनी कहीं और। तो ग्रीस और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों से किस देश की चिंता बढ़ी है और क्यों इसी मुद्दे पर दुनिया भर की नजरें आकर टिक गई हैं, विस्तार से आज आपको बताएंगे। और ममता बनर्जी घर पर नहीं थी, दीदी के घर खेला हो गया। कालीघाट में मंगलवार को अचानक सियासी माहौल गर्मा गया जब सीआईडी ने दीदी के घर पर दस्तक दे दी। अंदर क्या कार्रवाई हुई होगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी रही। आगे इस खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे। और इधर एक फैसला आता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मच जाता है। प्रशासनिक रूप से जिसे सामान्य बताया जा रहा है, दरअसल इस फैसले ने राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। प्रदेश की सबसे अहम एजेंसियों में से एक है यूपीडा, जिसकी जिम्मेदारी अब अचानक बदल गई है। किसके पास होगी अब कमान और क्या है दूसरे दलों की परेशानी, आज इस फैसले पर पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इस वक्त बेचैन है तुर्की। तुर्की को सताने लगा है डीआरडीओ की मिसाइल का डर। आखिर क्यों कांपा एर्दोगन का मीडिया इन दिनों हलचल मचा रहा है। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की प्रबल ताकतों ने तुर्की की नींदें उड़ा दी हैं। भारत के पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सामूहिक लॉबिंग करने वाले तुर्की को अब समझ आ गया है कि नई दिल्ली का नया डिफेंस गेम प्लान क्या है। डीआरडीओ की नई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, खासतौर पर जब से ये खबर आई है कि भारत इस सुपर बजट मिसाइल को तुर्की के सबसे बड़े दिग्गज ग्रीस को देने की तैयारी कर चुका है। तब से भारत ने इसे अंकारा में बनाया है। तुर्की की मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं का दौर इस समय शुरू हो चुका है। ग्रीक मीडिया, खासकर ग्रीक टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पिछले एक साल में एथेंस और नई दिल्ली के बीच बातचीत में काफी नजदीकी आई है। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि उच्च स्तरीय सैन्य बैठकों के दौरान भारतीय पक्ष ने अनौपचारिक रूप से ग्रीस के सामने अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इस खबर के सामने आने के बाद तुर्की की मीडिया में बेचैनी बढ़ गई, चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स ये है कि ग्रीस अब भारत को एक मजबूत रक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है और धीरे धीरे पश्चिमी देशों पर ग्रीस अपनी निर्भरता भी कम करता जा रहा है और अपने लिए एक नए सैन्य विकल्प भी तलाश रहा है। इसी वजह से भारतीय मिसाइल तकनीकी और क्षमता पर ग्रीस की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तुर्की मीडिया का कहना है कि अगर ये रक्षा सहयोग और आगे बढ़ता है, डील अगर जाकर फाइनल होती है, तो भूमध्य सागर और एशियन इलाके में शक्ति संतुलन बदल सकता है। तुर्की इसे अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए सीधी सीधी चुनौती मान रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये कदम तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नज़दीकियों का जवाब देने के लिए किया गया है, जिससे ये पूरा मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। भारत की रक्षा क्षमता को लेकर भी इस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। कहा गया है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की सफलता ने इस दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कई देशों में ये धारणा भी मजबूत हुई है कि भारत अब उन्नत और भरोसेमंद सैन्य तकनीक का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसी वजह से भारत की मिसाइल तकनीक को लेकर वैश्विक रुचि भी बढ़ने लगी है, लोगों में दिलचस्पी आई है, दूसरे देश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ग्रीस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल LRLACM क्रूज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम मानी जाती है। अगर ये प्रणाली ग्रीस के पास आती है तो तुर्की के कई अहम रणनीतिक ठिकाने इसकी रेंज में आ सकते हैं। इसमें सैन्य एयरबेस, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा ढांचे जो हैं वो सब शामिल बताए जा रहे हैं। और इसी वजह से तुर्की में इस संभावित डील को लेकर के अब मंथन चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि नाटो के भीतर भी एक नई रणनीतिक बहस शुरू हो सकती है। कई जानकार इसे साइलेंट पावर शिफ्ट के तौर पर भी देख रहे हैं। और अब मिसाइल सिस्टम की बात करें तो LRLACM को भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये प्रणाली निर्भय ITCM प्रोजेक्ट्स की तकनीक पर आधारित है और इसमें स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग भी किया गया है। ये एक लो ऑल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल है जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर भी राडार से बचने में पूरी तरह से सक्षम है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना भी बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि अब ना तो भारत और ना ही ग्रीस
अपने संभावित डिफेंस डील या किसी भी आधिकारिक बातचीत की पुष्टि अभी जो की गई है उस पर प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक हलचल जरूर मचा दी है। और बंगाल में कालीघाट की शांत गलियों में मंगलवार को अचानक सियासी तूफान आ गया। एक तरफ दफ्तर के बाहर सुरक्षा और जांच एजेंसियों की मौजूदगी, तो दूसरी तरफ घर के अंदर तनाव का माहौल। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही बात पर रही कि अब जांच की आंच किस किस तक पहुंचेगी। सीआईडी के अधिकारी कालीघाट स्थित 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर पहुंचे, और जहां तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, टीएमसी का ऑफिस है जहां, और ये जगह ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने ही है। सीआईडी टीम यहां विधानसभा से जुड़े सिग्नेचर फोर्जरी मामले की जांच की तलाशी लेने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप यह है कि वहां मौजूद एक टीएमसी कार्यकर्ता ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया, और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफ़ी बहस हुई, जिससे माहौल और भी ज़्यादा गर्मा गया। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि तृणमूल मुख्य रूप से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों फिलहाल इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, और ये पूरा मामला विधानसभा में कथित फर्जी हस्ताक्षरों से जुड़ा हुआ है, और उसी की जांच के लिए ये टीम वहां पहुंची है। सीआईडी इस बात की तह तक जाना चाहती है कि विवादित पत्र कैसे तैयार हुआ, किस प्रक्रिया के तहत उसे विधानसभा सचिवालय में जमा कराया गया। इसी मामले को लेकर सीआईडी ने सोमवार को तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार समन जारी किया है। अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया गया था कि मंगलवार शाम 5 बजे तक भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में जांच अधिकारियों के सामने वो पेश हो जाए। इससे पहले वो 2 बार भी उनको भी सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन पहले भी वो उपस्थित नहीं हुए थे। अभिषेक बनर्जी ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया। कोर्ट से अपील की कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक समन पर रोक लगाई जाए, लेकिन उनकी ये मांग स्वीकार नहीं की गई। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को होनी है। विवाद 19 मई को विधानसभा सचिवालय में जमा एक पत्र से हुआ है, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के तौर पर नामित किया गया था। आरोप है कि इस पत्र में करीब 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन बाद में बागी विधायकों ने दावा किया कि उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और ये हस्ताक्षर फर्जी हैं। इसी शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ और सीआईडी ने जांच शुरू की। तो जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी कि पत्र आखिर ये कैसे तैयार हुआ, कैसे साइन कराए गए और इसे आगे कैसे बढ़ाया गया, किन किन लोगों की इसमें भूमिका रही। तो अभिषेक बनर्जी देखिए मुश्किल में आ चुके हैं, ममता बनर्जी मुश्किल में आ चुकी हैं। दस्तावेज तैयार करने और प्रक्रिया से जुड़े पूरे पहलुओं, एक एक करके सारे पहलुओं में उनके नाम भी शामिल हैं। इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में फिलहाल हलचल बढ़ा कर रखी हुई है, और जांच में आगे क्या होगा ये खुलासे के बाद पता चलेगा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एक ऐसा फैसला आया है, ऐसा प्रशासनिक फैसला आया है जिसकी चर्चा अब सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के खेमे तक पहुंच चुकी है। प्रदेश की सबसे अहम महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है यूपीडा, जिसकी जिम्मेदारी अचानक बदल दी गई है, और यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के विभाग से हटाकर उनके हाथ से लेकर सीधे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन कर दिया है। अब ये संस्था मुख्यमंत्री के पास मौजूद रहेगी और मुख्यमंत्री के अंडर में इस पे काम होगा। यूपीडा देखा जाए तो कोई छोटा विभाग नहीं है, यही वो संस्था है जो पूरे प्रदेश के बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी को संभालती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे समेत जितने भी बड़ी परियोजनाएं हैं सब इसी के जरिए आगे बढ़ाई जाती हैं और पूरी कराई जाती हैं। इसके अलावा कई नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं का काम भी इसी संस्था के माध्यम से होता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से विकास कार्यों में तेजी आएगी। फाइलें जो इधर से इधर होती रहती हैं, अब उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। फैसले सटीक और जल्दबाजी में नहीं लिए जाएंगे, तरीके से और जल्दी लिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी से बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन राजनीति में हर फैसले का मायने होता है। यही वजह है कि इस निर्णय के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच विपक्ष भी हमलावर है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कहा है, तंज कसा है उन्होंने कि लोग अब हाफ हो गए हैं, जब काम हो गया अब क्यों हटाया जा रहा है। आगे उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य भी उनका प्रभावित हो सकता है, इस बात की भी उन्होंने चिंता जाहिर की। साथ में अखिलेश यादव ने भाजपा को बेईमान और महाभ्रष्ट भी बताया।
अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। भाजपा इस पूरे मामले को विकास से जोड़कर देख रही है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और इसी वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स अब सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यूपीडा सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने तक सीमित नहीं है। ये संस्था निवेश का भी काम करती है, औद्योगिक विकास का काम करती है और प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाने के से जुड़ते जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब इसी के अंडर ही हैंडल किए जाते हैं। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री के पास जाना एक बड़ा फैसला बिल्कुल माना जाएगा। अब देखना यह होगा कि ये सिर्फ विकास कार्यों को गति देने के लिए लिया गया है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासी रणनीति छुपी हुई है। क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल एक सरकारी आदेश ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष इसे विकास का फैसला बता रहा है तो विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। सच क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।